दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। इस पाठ के लेखक ओम थानवी जी हैं। इस पाठ में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो की अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया है। ये पाठ हमें न केवल उस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी देता है, बल्कि वहाँ के लोगों के रहन सहन, सोच विचार और जीवन शैली की भी झलक दिखाता है। मोहनजोदड़ो एक समय बहुत ही समृद्ध और सुंदर शहर था, जहां पक्की सड़कें, नालियां, मकान और नहाने के लिए विशेष कुंड जैसी चीजें थी। आज ये शहर खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके बचे हुए अवशेष उस दौर की उन्नत संस्कृति और जीवन के स्तर को आज भी दर्शाते हैं। इस तरह अतीत में दबे पांव केवल एक यात्रा वृतांत नहीं, बल्कि ये हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की महानता और समझदारी से भी परिचित कराता है। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे पुराने और अच्छे तरीके से बनाए गए शहरों में गिने जाते हैं। खुदाई में ऐसे भी कई पुराने शहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा ताम्र युग यानी कि तांबे के युग का शहर माना जाता है। यहाँ खुदाई में कई इमारतें, सड़कों के निशान, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बनाए गए बर्तन, मुहरे, सामान और खिलौने मिले हैं। ऐसा माना जाता है मोहनजोदड़ो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा होगा। कहा जाता है ये शहर लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और यहाँ करीब 85,000 लोग रहते थे। एक खास बात ये थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता आमतौर पर मैदानों में बसती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर बसा हुआ था। इन टीलों को कच्ची और पक्की ईंटों से ऊंचा बनाया गया था, ताकि अगर सिंधु नदी में बाढ़ आ जाए तो शहर को नुकसान ना हो। मोहनजोदड़ो की खास बात यह है, ये बहुत पुराना शहर होने के बावजूद इसकी सड़कों और गलियों में आज भी चला जा सकता है। यहाँ की पुरानी चीजें आज भले ही म्यूजियम में रखी हो, लेकिन शहर अब भी अपनी जगह पर मौजूद है। चाहे ये अब खंडहर क्यों ना हो, इसकी दीवारों से टेक लगाकर आराम किया जा सकता है। किसी पुराने घर की दहलीज पर खड़े होकर एक अजीब सा एहसास होता है। रसोई की टूटी फूटी खिड़की से खड़े होकर वहाँ की पुरानी खुशबू को महसूस किया जा सकता है। शहर की किसी सुनसान गली में खड़े होकर अगर ध्यान लगाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कहीं से बैलगाड़ी की आवाज आ रही हो, वैसे ही जैसी तस्वीरों में मिट्टी के रंग वाली बैलगाड़ियाँ दिखती है। ये भी सच है कि किसी के घर की टूटी हुई सीढ़ियाँ अब कहीं नहीं जाती, वे अधूरी रह गई है और आकाश की ओर बढ़ती है। मतलब ये कि सीढ़ियाँ तो बची है, लेकिन जिन मंजिलों पर ये पहुँचती थी वे अब नहीं है। फिर भी उन अधूरी सीढ़ियों पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के ऊपर खड़े हैं। वहाँ से आप सिर्फ इतिहास को नहीं देखते, बल्कि उसके पार तक झांक सकते हैं। यानी किताबों या सबूतों से आप इतिहास को समझ सकते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों को देखकर आप उस इतिहास को महसूस कर सकते हैं जो अब शब्दों में नहीं है। मोहनजोदड़ो में एक ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है। ये स्तूप लगभग 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है और इसकी नींव 2600 साल पहले की ईंटों पर टिकी है। इस चबूतरे पर साधु संतों के लिए कमरे भी बने हैं। जब 1922 में राखाल दास बनर्जी यहाँ आए थे तो वे उसी स्तूप की खोज करने आए थे। खुदाई शुरू करते ही उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के समय के चिन्ह मिले। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के आदेश पर जब खुदाई बड़े स्तर पर हुई तो ये खोज सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत तक पहुँच गयी। इससे ये साबित हो गया कि भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस स्तूप को भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। लेखक को ये जगह राजस्थान जैसी लगी। फर्क सिर्फ इतना था, यहाँ रेत के टीलों की जगह खेतों की हरियाली थी, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही था। खुला आकाश, सुनसान माहौल, धूल, बबूल के पेड़, तेज ठंड और बहुत गर्मी। पर यहाँ की धूप राजस्थान से अलग है। राजस्थान की धूप साफ और हल्की लगती है, जबकि सिंध की धूप तेज और आंखों को चुभने वाली होती है। ये चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के किनारे पर बसा है। इस हिस्से को पुरातत्व के जानकार गढ़ कहते हैं। पुराने समय में इसी तरह के गढ़ों में राजा या धर्म से जुड़े लोग रहते थे, यानी सत्ता का केंद्र वही होता था, बाकी शहर गढ़ से थोड़ी दूर पर बसा होता था। इसे देखकर सवाल उठता है, क्या दुनिया को ऐसा शहर बसाने का तरीका सबसे पहले मोहनजोदड़ो ने ही सिखाया? मोहनजोदड़ो की सबसे खास और अब दुनिया भर में मशहूर इमारतों की खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम दिशा में स्थित है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन,
अध्ययन स्थल और अनाज रखने के गोदाम शामिल है। यहाँ एक बहुत खास स्नान कुंड भी है, जिसे सिंधु घाटी की बेहतरीन वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। असल में यही एक इमारत है जो अब भी अपने पुराने रूप के काफी करीब है। बाकी सारी इमारतें इतनी टूट चुकी है कि हम सिर्फ खुदाई में मिली चीजों और थोड़ी कल्पना की मदद से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे होता होगा। मतलब मोहनजोदड़ो के खंडहरों और खुदाई से निकली वस्तुओं को जोड़कर हम केवल ये सोच सकते हैं कि लोग वहाँ कैसे रहते होंगे, लेकिन पूरी सच्चाई शायद हमें कभी पूरी तरह पता न चल पाए। मोहनजोदड़ो को शहर की योजना की बेहतरीन मिसाल माना जाता है। भले ही इमारतें अब खंडहर बन गई है, लेकिन इनसे साफ होता है कि उस समय की सड़कें और गलियां कितनी अच्छी तरह से बनाई गई थी। यहाँ की लगभग सारी सड़कों का नक्शा सीधा या एकदम तिरछा है, जिसे आज के समय में ग्रिड प्लान कहा जाता है। आज भी कई शहरों में जैसे सेक्टरों में बसी कॉलोनियों में ऐसा ही योजना का तरीका अपनाया जाता है। मोहनजोदड़ो की ये पढ़ी लिखी और सभ्य संस्कृति एक विकसित समाज की मिसाल थी, लेकिन सवाल ये है उस समाज को सभ्य बनाने में शहर की योजना और वास्तुकला का कितना योगदान था। स्तूप वाला जो ऊंचा चबूतरा है, उसके पीछे गढ़ है और ठीक सामने अमीर यानी उच्च वर्ग की बस्ती है। इस बस्ती के पीछे लगभग 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। अगर इस बस्ती से दक्षिण की ओर देखें और पूरी तरह घूम जाए तो चारों तरफ मोहनजोदड़ो के खंडहर ही दिखाई देते हैं। दक्षिण की तरफ जो टूटे फूटे घर हैं, उन्हें मजदूरों यानी कामगारों की बस्ती माना जाता है। हर समृद्ध समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं और माना जाता है मोहनजोदड़ो में भी ऐसा ही था। लेकिन सवाल उठता है, क्या वहाँ गरीब या निम्न वर्ग के लोग नहीं थे? विशेषज्ञों का मानना है शायद उनके घर इतने मजबूत नहीं थे, 5000 साल तक टिके रहे। और ये भी हो सकता है उनकी बस्तियां गढ़ और अमीरों की बस्ती से और दूर रही हो। ये सब बातें अंदाजों पर आधारित है, क्योंकि पिछले 100 सालों में सिर्फ 1/3 इलाके की ही खुदाई हो पाई थी। अब खुदाई भी कुछ कारणों से बंद हो चुकी है और जिन हिस्सों की खुदाई हुई है वहाँ से बस गढ़ और उच्च वर्ग के लोगों के घर ही मिले हैं। स्तूप वाले टीले से दाई तरफ एक लंबी गली दिखाई देती है। इस गली के आगे बड़ा स्नान कुंड है। वहाँ की देखरेख करने वालों ने इस गली का नाम दैव मार्ग रखा है। विशेषज्ञों का मानना है उस समय के लोग किसी खास पूजा या अनुष्ठान से पहले सामूहिक रूप से स्नान करते थे। ये कुंड लगभग 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां नीचे उतरती है। कुंड के तीनों ओर साधुओं के रहने के कमरे बने हैं। उत्तर दिशा में 2 कतारों में कुल 8 छोटे छोटे स्नान घर है। खास बात तो ये है, किसी भी स्नान घर का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। ये एक बेहतरीन वास्तुकला का उदाहरण है। इस कुंड की सबसे खास बात ये है, ये बहुत मजबूत पक्की ईंटों से बनाया गया है। कुंड का पानी बाहर ना निकले और बाहर का गंदा पानी अंदर ना आए, इसके लिए ईंटों के बीच खास तरह का चूना और चिरोड़ी का मिश्रण लगाया गया है। इसके अलावा कुंड की दीवारों के साथ एक और दीवार बनाई गई है, जिसमें सफेद डामर का इस्तेमाल हुआ है। पानी की व्यवस्था के लिए पास में एक कुआं भी है, जो 2 दीवारों से घिरा है। ये इस बात का संकेत है कि कुंड को पवित्र माना जाता था। कुंड का पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई है। ये नालियां भी पक्की ईंटों से बनी है और ऊपर से ढकी हुई है, जो उस समय की उन्नत तकनीक को दिखाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास पहचान पक्की और एक जैसे आकार की धूसर ईंटें मानी जाती है। साथ ही इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कहना है कि यहाँ की ढकी हुई नालियां भी इस सभ्यता की एक खास पहचान है। पानी निकालने का इतना अच्छा और साफ सुथरा तरीका इससे पहले किसी भी पुरानी सभ्यता में नहीं देखा गया। स्नान कुंड की दूसरी तरफ एक बड़ा कोठार है। माना जाता है यहाँ अनाज इकट्ठा किया जाता था, जो शायद टैक्स के रूप में लोगों से लिया जाता था। यह अनुमान कोठार के निर्माण और उसमें बने पहरेदारों की चौकियों और हवा आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों को देखकर लगाया गया है। यहाँ 9 खंभों की 3 कतारें हैं। उत्तर की ओर एक गली है, जिससे बैलगाड़ियां आती जाती रही होगी। खुदाई में बैलगाड़ी के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। सिंधु घाटी के समय में व्यापार तो था ही, साथ ही उन्नत खेती भी होती थी। पहले कई सालों तक माना जाता था सिंधु घाटी के लोग अनाज खुद नहीं उगाते, बल्कि बाहर से मंगवाते थे। लेकिन नई खोजों से यह बात गलत साबित हुई। अब तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं ये सभ्यता मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर ही टिकी है। उस समय लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन पत्थर और तांबे की भरपूर मात्रा में उपलब्धता थी। पत्थर सिंध के इलाकों में और तांबा राजस्थान की खदानों में पाया जाता था। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार
सिंधु घाटी के लोग रबी की फसल जैसे गेहूं और जौ उगाते थे। खुदाई में ये साफ पता चला है कि सिंधु घाटी में कपास, गेहूं, जौ और चने की खेती होती थी। इस समय उस सभ्यता के समृद्ध यानी तर युग का था, जो धीरे धीरे सूखे की ओर बढ़ गया। विशेषज्ञों का मानना है वहाँ ज्वार, बाजरा और रागी भी उगाई जाती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे और झाड़ियों से बेर जैसे फल जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। हालांकि कपास के बीज नहीं मिले हैं, लेकिन वहाँ से सूती कपड़ा मिला है, जिससे अनुमान लगाया गया कि वहाँ कपास उगाई जाती थी। ये कपड़ा दुनिया के सबसे पुरानी सूती कपड़ों में से एक है। दूसरा ऐसा कपड़ा जॉर्डन में मिला है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व का है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीचों बीच एक बड़ा खुला दालान है और 3 ओर बरामदे हैं। ऐसा लगता है इन बरामदों के पास कभी छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे। पुरातत्व के विशेषज्ञों का मानना है ये इमारत किसी धार्मिक या शैक्षणिक उद्देश्य से जुड़ी रही होगी, इसीलिए इसे पुरोहितों का कॉलेज कहा जा सकता है। दक्षिण में एक और टूटी फूटी इमारत है, जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। ऐसा सोचा गया है कि ये इमारत राज्य सचिवालय, सभा भवन या फिर कोई सामुदायिक केंद्र रही होगी, जहां लोग इकट्ठा होते होंगे। मोहनजोदड़ो की पूरब की बस्ती को रईसों की बस्ती कहा जाता है। आज के समय में अक्सर पूरब की बस्तियां गरीबों की मानी जाती है, लेकिन मोहनजोदड़ो में इसका उल्टा था। यहाँ के पूर्वी इलाके में बड़े बड़े घर थे, चौड़ी सड़कें थी और ज्यादा कुएं भी थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों ने जिन जिन इलाकों की खुदाई की थी, उन जगहों को उनके नाम के शुरुआती अक्षरों से पहचाना जाता है। जैसे डीके इलाके की खुदाई दीक्षित काशीनाथ ने करवाई थी, इसीलिए उसे डीके कहा जाता है। डीके इलाके की दोनों बस्तियां मोहनजोदड़ो में सबसे अहम मानी जाती है। यहाँ की मुख्य सड़क को फर्स्ट स्ट्रीट कहा जाता है। ये सड़क बहुत लंबी थी, जैसे पूरे शहर को पार करती हो। अब इसका आधा मील हिस्सा ही बचा है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के सबूत मिले हैं, जिनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आराम से चल सकती थी। ये सड़क उस जगह तक जाती थी जहाँ कभी बाजार हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले कुओं का अच्छा प्रबंध ध्यान खींचता है। ये कुएं पक्की हुई ईंटों से बने थे और इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने भूजल तक पहुंचने के लिए कुएं खोदे। सिर्फ मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे। वहाँ नदी, कुएं, कुंड, स्नानगार और बेहतरीन पानी निकासी व्यवस्था थी। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं ये एक जल संस्कृति हो सकती है। बस्ती में डीकेजी नाम का इलाका है, जहाँ घरों की दीवारें मोटी और ऊंची है, जिससे लगता है वहाँ 2 मंजिलें थी। सभी घर एक ही आकार की पक्की ईंटों से बने हैं। घरों में केवल मुख्य दरवाजा होता था, खिड़कियां शायद दूसरी मंजिल पर होती थी। आज ये सब खंडहर है, इसलिए हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। डीकेबी और डीकेसी इलाके पूरब में है। यहीं से याजक नरेश की मूर्ति और मशहूर नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। नर्तकी की मूर्ति को पुरातत्वविद विलर ने अनोखी बताया था। ये अब दिल्ली के राष्ट्र संग्रहालय में रखी है। मोहनजोदड़ो की ज्यादातर चीजें चौकोर या आयतकार हैं, जैसे नगर की योजना, घर, कुंड, मुहरे, खेल आदि। छोटे घरों में छोटे कमरे थे, पर बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर लगता है आबादी ज्यादा रही होगी, या निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। बड़े घरों में चौड़ी सीढ़ियां हैं और ऊपर की मंजिल के कुछ निशान भी, लेकिन लकड़ी की सीढ़ियां शायद नष्ट हो गई। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियां हैं, जिससे लगता है वहाँ अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों में तंग और ऊंचे पायदान वाली सीढ़ियां हैं, जो जगह की कमी के कारण रही होगी। मोहनजोदड़ो के घरों में खिड़की या दरवाजों पर छज्जे नहीं मिले, जिससे लगता है उस समय धूप कम पड़ती थी। वहाँ की मोहरों पर शेर, हाथी और गैंडे जैसे जानवरों की चिन्ह हैं, जो बताते हैं तब वहाँ जंगल थे। इससे पता चलता है खेती अच्छी होती थी। विशेषज्ञों का मानना है सिंधु निवासी कुओं से सिंचाई करते थे, क्योंकि नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। शायद तब बारिश अधिक होती थी। बाद में बारिश कम हुई और भूजल नीचे चला गया, जिससे ये क्षेत्र उजड़ गया और सभ्यता का पतन हुआ। लेखक को मोहनजोदड़ो की गलियां राजस्थान जैसी लगी। कुलधरा गांव की याद आई, जहाँ लोग एक रात में गांव छोड़ गए थे। वहाँ भी घर तो है, पर लोग नहीं। सिंध, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में आज भी वैसे ही पुरानी स्टाइल की ईंटों के घर, कुएं और गलियां मिलती है, जैसे हजारों साल पहले थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 50,000 से ज्यादा चीजें मिली है। इनमें से कुछ ही अजायब बघर में रखी गई है, लेकिन वे सिंधु सभ्यता की उन्नति को दिखाने के लिए काफी हैं। जैसे काला पड़ा गेहूं, तांबे कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, बड़े मिट्टी के बर्तन जिन पर चित्र बने हैं, चौपड़ की गोटियां, दिए, तौलने के पत्थर,
तांबे का आईना, खिलौने, मिट्टी की बैलगाड़ी, चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंगीन मनकों के हार और पत्थर के औजार। दिलचस्प बात तो ये है कि इन चीजों में हथियार नहीं मिले। न सिर्फ मोहनजोदड़ो बल्कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में भी कोई युद्धक हथियार नहीं पाए गए। विद्वानों का मानना है वहाँ शासन किसी सैन्य ताकत से नहीं बल्कि सामाजिक अनुशासन से चलता था। नगर की योजना, सफाई, वास्तुशिल्प, मोहरों आदि में एक जैसी व्यवस्था थी जो किसी मजबूत सामाजिक ढांचे की ओर इशारा करती है। दूसरी सभ्यताओं में जहाँ महल, मंदिर, समाधियाँ और विशाल मूर्तियाँ मिलती है, वहाँ सिंधु सभ्यता में न कोई बड़ा महल मिला, न मंदिर, न राजाओं की कब्रें। मूर्तियाँ, औजार और नावें भी साधारण और छोटी थी। मोहनजोदड़ो के नरेश की मूर्ति में भी सिर पर बहुत छोटा सा मुकुट है। कहा जा सकता है सिंधु घाटी एक लो प्रोफाइल यानी सादगी पसंद सभ्यता थी जो बिना दिखावे के भी महान थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और समृद्ध शहर था, लेकिन इसकी संपन्नता का ज्यादा जिक्र नहीं होता क्योंकि यहाँ दिखावटी भव्यता नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोग सुंदरता और कला को ज्यादा महत्व देते थे। यहाँ की वास्तुकला, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन, मुहरे, खिलौने, आभूषण, सुंदर लिपि आदि ये दिखाते हैं कि ये एक कला पसंद समाज था। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि सभ्यता की सुंदरता समाज से निकली थी, न कि राजा या धर्म से। खुदाई में तांबे, कांसे और सोने की सुइयां मिली जिनसे पता चलता है उस समय बारीक कढ़ाई का काम होता था। नरेश की मूर्ति पर सुंदर कपड़ा दिखाई देता है जिसे कपड़ा बुनाई की जानकारी मिलती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है दरिया भी बुनी जाती थी, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खंडहरों को नुकसान हो रहा है, इसलिए अब कई राज जमीन में ही दबे रह गए हैं जिनके बारे में बस अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।